अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों जनरल आसिम मुनीर का एक इशारा चाहिए और इमरान खान के खिलाफ खतरनाक मुकदमा बन सकता है। इमरान खान के खिलाफ जो भी मुकदमात थे उनमें इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा, जो कि एक बड़ा सख्त मुकदमा था साइफर वाला। उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने इमरान खान को जमानत दे दी। लेकिन वो कौन सा मुकदमा है, अगर वो इमरान खान के खिलाफ बन गया और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के इशारे से बन गया, तो उसमें इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अहम तफसील मैं आगे आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इमरान खान के जो करीबी साथी थे उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, एक इंटरव्यू दिया है, और उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, जब उसकी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान किस खुशगुमानी में था, किस ख्वाब में था और वो किस तरह इक्तदार कर रहा था। नईम बुखारी साहब बड़े मायनाज वकील हैं। उन्होंने पनामा का जो केस था उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त जो जुडिशरी थी उसके साथ मिलकर लड़ा था और नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करवाया था। अब नईम बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है ARY न्यूज पर। नईम अशरफ भट्ट मायनाज साफी हैं, बड़े मंजे हुए साफी हैं, तहकीकाती साफी हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया है और नईम बुखारी साहब ने जो बातें की हैं उन पर गौर करने की जरूरत है। और वो बताती हैं कि किस तरह इमरान खान इक्तदार में आके कह लीजिए कि जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसके रहमो करम पे था और किस तरह वो एक अलग ही दुनिया में रह रहा था। अब नईम बुखारी साहब जो है वो बताते हैं कि खान साहब को मोहम्मद बिन सलमान की घड़ी दी, उन्होंने कहा ये बेचकर सड़कें बनाऊंगा। अब जो खान साहब थे उनकी ये खुशगुमानी थी कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने करोड़ों अरबों की घड़ियां दी हैं उनको मैं बेचूंगा और मैं सड़कें बनाना शुरू कर दूंगा, तो इससे मेरी जो आवाम है उसमें बड़ी वाह होगी, बड़ी तारीफें होंगी। तो नईम उल हक कहते हैं, मैंने कहा ये घड़ी रियासत की है। अलकादिर ट्रस्ट में जो ट्रस्टी तब्दील हुए, मैंने कहा ऐसा न करें। अब जो अलकादिर ट्रस्ट वाला मलिक रियाज वाला जो आपको है ना पता है ना, वो जो जमीनों वाला मामला, वो इमरान खान के गले पड़ा हुआ है। तो नईम बुखारी कह रहा है मैंने कहा ऐसा न करें। काबीना में लोगों को उठकर खड़े होकर कहना चाहिए था, सर ये क्या लिखवा रहे हैं हमसे। मैंने खान साहब को मशवरा दिया था 2 बंदों से बचना, बाबर रहमान और फवाद चौधरी। अब ये जो दोनों शख्सियात हैं, बाबर रहमान और फवाद चौधरी, आपको पता है इन दोनों का एक माजी है। फवाद चौधरी इमरान खान के बारे में और तहरीक इंसाफ के बारे में माजी में क्या कहता रहा है वो आप देख सकते हैं, उसका एक माजी है। लेकिन अब ये जो इमरानडू यूथी हैं उनका वो महबूब बन गया था, क्योंकि वो नारे लगाता था लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। लेकिन फवाद चौधरी से बड़ा मुनाफिक सियासतदान जो है वो कोई नहीं है। फिर बात है बाबर रहमान की। बाबर रहमान के साथ तो बाकायदा जो इमरान खान साहब है, जब बाबर रहमान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, आसिफ जरदारी के तर्जमान हुआ करते थे, तो जियो न्यूज पर बाकायदा उनका एक टाकरा हुआ था और बाबर रहमान इमरान खान पे संगीन इल्जामात लगाता था। जो 300 कैनाल का बनीगाला में उनका घर है। तो जो नईम बुखारी है वो कह रहा है मैंने कहा था इन दोनों शख्सियात से, बाबर रहमान और फवाद चौधरी से बच के रहना। फिर आखिरी जो मीटिंग हुई जब इमरान खान इक्तदार से निकल रहा था, अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, तो आखिरी मीटिंग में क्या हुआ उसका हवाल भी अब नईम बुखारी ने बताया है। आखिरी मीटिंग में मुझे कहा सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, मैंने कहा अटॉर्नी जनरल से पूछे। खान ने मुझसे पूछा अब क्या करना चाहिए, इसके गवाह पूरी काबीना है। यानी उस वक्त जो भी मामलात हो रहे थे, नईम बुखारी कह रहा है कि काबीना उसकी गवाह है। मैंने कहा पहले राइट पर बैठे थे अब लेफ्ट पर बैठे, असेंबलियां न छोड़ें। मैंने कहा सूबाई असेंबली न तोड़े, ये आपका तहफ्फुज है। नहीं माने, मुझे कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होंगे। मैंने कहा भाई लिखा हुआ है, सिर्फ कब लिखे पे अमल हुआ है। फिर आगे नईम बुखारी साहब कहते हैं इमरान खान अब जेल में है, इसको इससे गुजरना चाहिए। मुझसे एक अमीर आदमी ने मिले और कहा हम चाहते हैं इमरान खान जेल से बाहर आकर मुल्क से बाहर चले जाए। मैंने कहा PTI बैठ जाएगी, इसको इससे गुजरना होगा। अच्छा, अब जो तफसील उन्होंने राना सनाउल्लाह के हवाले से बताई है, क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह पे एक मुकदमा बना था, आपको याद है, मंशियात वाला, जो उनको पकड़ा गया था, गाड़ी रोकी गई थी, शहरियार अफरीदी ने जो है वो खुदा को हाजिर नाज़िर जान के जान अल्लाह को देनी है, बड़ी गवाहियां दी थी। तो अब ये जो तफसील बताई है नईम बुखारी ने, यह आंखें खोल देने वाली तफसील है। और जनरल बाजवा इसमें कैसे मुलविस था। नईम बुखारी कहता है राना सनाउल्लाह का केस मेरे पास आया, कहा यह केस आप ले लें। मैंने फाइल पढ़ी, मैंने कहा अहमक दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। ये क्या केस बनाया है, रावी के पुल पर कैमरे लगे हैं, वहां नहीं पकड़ा, आगे जाकर पकड़ा। मुझे जिसने कहा था आप केस ले लें, मैंने कहा 10 करोड़ रुपए क्रॉस चेक लूंगा। एक शादी पर जनरल बाजवा आए,
हुए थे, कहा आप 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। मैंने कहा मांगता हूं अगर केस न बन रहा हो। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा की जो राना सनाउल्लाह के मुकदमे में दिलचस्पी थी, इससे आपको अंदाजा होगा कि पीछे कौन था। राना सनाउल्लाह को फंसाने के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था। अब आ जाइए वो जो केस है जो इमरान खान के खिलाफ बन सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी मुकदमात बने हैं उसमें कुछ ना कुछ इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक मुकदमा जो है अगर वो इमरान खान के खिलाफ बन जाए तो उससे इमरान खान की जान नहीं छूट सकती, और वो है जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटना। 9 मई को जो कुछ भी हुआ था उसकी जो मनसूबाबंदी थी, उसके जो ताने बाने थे वो यही थे कि आर्मी चीफ पर दबाव डाला जाए, और 9 मई के दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में नहीं थे, वो बैरून मुल्क थे, वो उस वक्त ओमान में थे। उस वक्त प्लान ये था कि जो फौजी तंसीबात हैं उस पर हमला करके फौज के अंदर से एक बगावत होगी और जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाएगा। अब जो आने वाले दिन है, अगर GHQ मंजूरी दे देता है, जैक ब्रांच मंजूरी दे देता है और जनरल आसिम मुनीर ओके कर देते हैं, तो इमरान खान पे जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने और फौज में बगावत पैदा करने का मुकदमा बन सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर यह मुकदमा नहीं बनता और यह ट्रायल नहीं होता तो आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल के जो मामलात होंगे उसमें कोई भी सियासी जमात उठकर अपने जो मर्जी का चीफ लगाने के वास्ते, या फिर फौज के अंदर से कुछ जर्नैल जो हैं वो किसी सियासी जमात को इशारा कर सकते हैं, जैसे जनरल फैज हमीद के बारे में ये चहमगोइयां थी कि शायद उनकी आशीर्वाद है इमरान खान को कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये बगावत पैदा की जाए। तो आने वाले दिनों में कोई भी सियासतदान जो फेवरेट हो उसका, यानी कि जो आर्मी चीफ का उम्मीदवार, वो उसके इशारे पर इस तरह का बलवा कर सकती है, फौजी तंसीबात पे हमला कर सकती है और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के हवाले से जो मामलात हैं उसको आगे बढ़ा सकती है। अब मामला यह है कि जनरल आसिम मुनीर अगर ओके कर देते हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये मुकदमा इमरान खान पे बनाती है, तो इस मुकदमे से इमरान खान की जान छुड़वाना या इमरान खान की जान छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अब जो 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर का रद्देअमल था, अगर आप उस रद्देअमल को देखें तो बड़ा कह लीजिए कि संगीन था, बड़ा खतरनाक था, बड़ा गुस्से में था, और बाकायदा जनरल आसिम मुनीर मुख्तलिफ कोर्स जा रहे थे, वहां के दौरे कर रहे थे, वहां जो सिपाही थे, जो अफसरान थे, उनको यकीन दहानी करवा रहे थे कि जो 9 मई के मंसूबा साध हैं, जो उसमें मुलविस हैं, जो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलविस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो अब अगर यह मुकदमा बन जाता है इमरान खान के खिलाफ और एक मिसाल कायम कर दी जाती है मुस्तकबिल के लिए कि इस तरह का कोई इकदाम न उठे कि किसी सिटिंग आर्मी चीफ के लिए खिलाफ जो है वो इस तरह की बगावत पैदा करने की कोशिश, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हर 3 साल के बाद जब आर्मी चीफ की मुद्दत खत्म हो रही होती है तो जो लॉबिंग होती है वो शुरू हो जाती है और जो आर्मी चीफ होता है उसकी कोशिश होती है कि वो एक्सटेंशन ले ले। जनरल जो कियानी थे उन्होंने एक्सटेंशन ली, जनरल जो है वो राहिल शरीफ उन्होंने सरतोड़ कोशिश की कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ली। अब जनरल आसिम मुनीर है, उनकी मुद्दत खत्म होगी, उसके बाद देखना है कि क्या वो एक्सटेंशन उनको दी जाती है या वो एक्सटेंशन लेते हैं, या फिर उस वक्त दोबारा वही कैफियत होती है जो नवंबर 2022 में हुई थी। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को यह तय करना है कि इस हवाले से मुकदमा बनाया जाए न बनाया जाए, और इसका जो ट्रायल होगा वो कहां पर होगा, क्या फौजी अदालतों में ट्रायल होगा या जो आम अदालतें हैं जिसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, सेशन अदालतें हैं, वहां पर इसका ट्रायल होगा। ये जो है वो मुस्तकबिल में देखने की बात है। तो जरा ये दावा करते हैं कि इस पर गौर व खौस जारी है, अब देखना है कि इस पर हतमी फैसला क्या होता है। अगले इंतखाबात के हवाले से जो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से लेने के हवाले से बातें हो रही हैं, अब उसमें एक बड़ा दावा सामने आ गया है, और बड़ा दावा सामने आया है परवेज खटक की जानिब से। अब परवेज खटक साहब ने जब अपनी पार्टी बनाई थी तो आपको पता है परवेज खटक की पार्टी को जो नाम दिया गया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नाम दिया गया था। अब उस वक्त जब ये नाम मंजर आम पर आया था तो गुमान यही था कि जो अगले इंतखाबात में जो बल्ले का निशान होगा वह शायद परवेज खटक के पास हो, क्योंकि पीटीआई का नाम दे दिया गया है, एक कंफ्यूजन सी होगी, जो वोटर होगा जो जाके बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाएगा, हो सकता है वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहता हो, वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को वोट दे दे। तो ये मामलात थे, और उस वक्त जिस तरह परवेज खटक को सामने लाया गया था, तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को परवेज खटक के साथ शामिल किया गया था, तो ये चहमगोइयां हो रही थी। अब परवेज खटक ने दावा यह किया है कि जो बल्ले का निशान है वो उनको देने के लिए ऑफर हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक ने दावा किया है कि इन्हें बल्ले की पेशकश की गई थी जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक पीटीआई में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा इंजीनियर सलीम दुरानी की शमूलियत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा, पूरे सूबे की सियासी शख्सियात राब्ते में है और वो पीटीआई में शमूलियत की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में सूबे की हालत बदल गई थी, मगर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ बनाया और कबाइल के लोगों से झूठी कहानियां बयान की। उन्होंने कहा कि 4-5 दिनों में पार्टी मंशूर पेश कर देंगे, सूबे के हुकूक जो विफाक ने जब्त किए वो लेकर रहेंगे। परवेज खटक ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार हमारे साथ शामिल होंगे और हम विफाक से सूबे का हक लेकर रहेंगे। यानी परवेज खटक श्योर है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आने वाली है। उन्होंने दावा किया कि बल्ला हो नहीं हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बल्ले की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। अब दूसरी जानिब इस दावे के बाद एक रद्देअमल आया और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्देअमल आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने परवेज खटक के दावे की तरदीद करते हुए कहा, बेबुनियाद करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की गई है। यानी परवेज खटक कह रहे थे कि उन्हें बल्ले के निशान की ऑफर हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझा कि हमारी तरफ इशारा है कि हमने कहा है कि बल्ले का निशान ले लो। इलेक्शन कमीशन भी बड़ा मासूम है भैया, ये इशारे आपकी जानिब से नहीं, जो सियासत को कंट्रोल करते हैं, जिनकी गिरफ्त है 76 साल से सियासत पर, वो इस तरह की ऑफरें करते हैं और इस तरह की पार्टियां बनाते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।